गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। वजह महामारी हो या कुछ अन्य, जब समूचा देश एक व्यापक संकट से गुजर रहा है तब सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए तात्कालिक या फिर दीर्घकालिक कदम उठाए। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता को उस बाजार के भरोसे छोड़ दिया है जिसका मुख्य मकसद किसी भी तरह मुनाफा कमाना होता है। सवाल है कि जिस समय लोगों की आय में कमी आ रही हो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया हो, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की क्या तुक है। यह दलील दी जा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन अव्वल तो देश में संकट के वक्त सरकार चाहे तो तेल कंपनियों को कीमतों को नियंत्रित रखने की सलाह दे सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5-2 महीने में जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे और अब अचानक ही इसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। गौरतलब है कि हाल के इजाफे के बाद देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये से ज़्यादा और डीजल 90 रुपये के पार हो गई है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के चलते दाम कुछ कम हुए थे, लेकिन उसे नाम मात्र की कमी कहा जा सकता है। अब फिर जिस तरह कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, उससे यह आशंका पैदा हो रही है कि क्या इसका गंभीर प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हो सकता है कि पेट्रोल के दाम का असर मुख्य रूप से निजी वाहन से सफ़र करने वालों पर पड़े, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की रोज़मर्रा की गतिविधियों से लेकर खाने की थाली तक पड़ता है। बाजार में थोक और खुदरा बाजार में तमाम ज़रूरत की चीज़ों की उपलब्धता और उसकी कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए माल ढोने वाले वाहन व्यापारियों से कितना किराया वसूलते हैं। डीजल के दाम बढ़ने के बाद आमतौर पर माल ढुलाई के किराए में बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर है यह रकम वस्तुओं की थोक या फिर खुदरा कीमतों में जुड़ जाती है और सामान महंगा हो जाता है। यह साधारण गणित है। इसके बावजूद न तो तेल कंपनियों को इस बात से फर्क पड़ता है कि वक्त की नज़ाकत के मद्देनज़र वे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखें, न सरकार को ऐसे संकट के समय में जनहित को देखते हुए तेल कंपनियों पर लगाम कसना जरूरी लगता है। पिछले साल भर से ज़्यादा से कोरोना महामारी के चलते पूर्णबंदी या आंशिक बंदी जैसे हालात ने आम लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं।
एक ओर जहां गरीब आबादी के सामने खुद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, वहीं मध्य वर्ग की क्रय शक्ति में भी तेज गिरावट आई है। व्यक्तिगत जमा पूंजी के सहारे बाजार या अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं खींच सकती। सरकार के सामने यह एक बड़ा काम है कि वह पूर्णबंदी और लोगों के रोजी रोजगार के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी या बुरी हालत के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर देश के लोगों की क्रय शक्ति संतोषजनक रहेगी तो इससे बाजार का रुख बेहतरी की ओर रहेगा और अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों का चिंतित होना वाजिब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने की घटनाओं ने रोंगटे खड़े कर डाले। इस अराजक स्थिति से विचलित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने केंद्र और राज्य सरकारों को कसा है। सरकार की लचर व्यवस्था से खिन्न पटना हाई कोर्ट ने तो राज्य सरकार को यहाँ तक कह दिया कि अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो फिर सेना को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती का इतना असर तो दिखने लगा कि दिल्ली को उसकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन मिलने लगी। दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र ने कदम उठाने शुरू किए, लेकिन राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली जैसे हालात कर्नाटक में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 1200 मीट्रिक करने और उसे इतनी ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति पर अदालतों का रुख सख्त है। ऑक्सीजन आवंटन पर केंद्र की कोटा व्यवस्था कितनी खामियों भरी है, यह सब सामने आ गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि राज्य ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं और केंद्र आवंटन नीति, ऑक्सीजन ऑडिट जैसे तर्कों से अपने बचाव में लगा है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा किस कदर बदहाल है, यह अब छिपा नहीं रह गया है। देश की बात तो दूर, राजधानी दिल्ली जहां दो सत्ताएं हैं, संसद है, अदालतें हैं, विदेशी दूतावास हैं, अमीरों और सत्तावानों का बड़ा तबका है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हाल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा भी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है और सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है। अगर हाई कोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो निश्चित ही इसके कारण हैं। पिछले एक पखवाड़े में कई नामी गिरामी अस्पतालों ने असलियत को उजागर करके रख दिया। अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लग पाए, जबकि इस काम के लिए केंद्र पहले ही मंजूरी देने का दावा कर रहा है। क्या इस बात की गहराई से जांच नहीं होनी चाहिए कि अस्पतालों में निर्धारित समय में ऑक्सीजन संयंत्र क्यों नहीं लग पाए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि
जब विशेषज्ञ दूसरी लहर के खतरे को लेकर पहले से चेताते रहे थे तो फिर सरकारें सोती क्यों रहीं? अब तीसरी लहर का खतरा भी सामने है। विशेषज्ञों ने अभी से आगाह कर दिया है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक बताई जा रही है। ऐसे में सरकारों को अभी से ठोस बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। अब तक का अनुभव बताता है कि महामारी से लड़ने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल की भारी कमी रही है। चाहे टीकाकरण का मसला हो या राज्यों को जरूरी मदद और ऑक्सीजन आवंटन का मामला, राज्य केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं। स्टॉप।